हमने अपने चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स की 9th क्लास की रीडिंग कर ली थी। अब उसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो इंटरनल क्वेश्चन आंसर हैं वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो टेक्सटुअल क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में हम टेक्सटुअल क्वेश्चन डिटेल में देखेंगे कैसे वी हैव टू राइट दैम। सबसे पहले जो हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे एक्टिविटीज़, फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग। इसमें सबसे पहले बता रखा है एक्टिविटीज़ के बारे में कि फर्स्ट जो एक्टिविटी है वो फार्मिंग है और सेकंड एक्टिविटी होती है नॉन फार्म एक्टिविटीज़। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। अब ये जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ होती हैं इनमें क्या क्या इंक्लूड है। फार्मिंग में तो आपको सब चीज़ों का पता है, जैसे हमारी क्रॉप की जो क्रॉपिंग हो गई, क्रॉप की कल्टीवेशन हो गई, या फिर डेयरी फार्मिंग होगी या पोल्ट्री फार्मिंग होगी, वो सारे फार्मिंग के अंडर आएंगे। लेकिन नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में क्या क्या आएगा, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, या कोई भी हम छोटे मोटे काम करते हैं घर पे, या किसी भी तरह का कोई भी मतलब फार्म से अलग जो भी काम है वो सारे नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में आएंगे। सेकंड जो हमारा पॉइंट बनता है वो बनता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। जो एम है हमारी प्रोडक्शन का वो क्या है, जो गुड्स है उसको प्रोड्यूस करना। ठीक है, उसकी क्वांटिटी भी अच्छी होनी चाहिए और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, और जो सर्विस हम उन गुड्स को प्रोड्यूस करने में यूज़ कर रहे हैं वो भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है हमारा गुड तो प्रोड्यूस हो गया लेकिन उसके बाद हमारे पास कोई सर्विस नहीं है, सर्विसेज नहीं है, ना तो उनको लोडिंग करने की, ना उनको ट्रांसपोर्ट करने की, ना उनको मार्केट में तक सेंड करने की, तो वो सर्विस भी होनी चाहिए दैट वी वांट। फॉर दिस वी नीड सम रिक्वायरमेंट। सबसे पहला आ जाएगा लैंड, सेकेंड आएगा लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। ये जो 4 रिक्वायरमेंट है ये मस्ट है, क्योंकि लैंड नहीं होगी तो हम अपनी सर्विसेज, हम अपने गुड्स को कहाँ प्रोड्यूस करेंगे, कौन उसको प्रोड्यूस करेगा। फिजिकल कैपिटल नहीं होगी हमारे पास तो फिजिकल कैपिटल का मतलब जैसे मनी भी ले सकते हैं आप, तो वो नहीं होगी तो भी हम काम नहीं कर सकते। ह्यूमन कैपिटल अगर आपके पास, जैसे अभी हम इसमें करते हैं, दीज आर दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड इज फिक्स, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टेयर। जो स्टैंडर्ड यूनिट है लैंड को मेजर करने का वो हेक्टेयर होता है। लैंड हमेशा फिक्स रहती है, कम ज़्यादा नहीं होती। ड्यूरिंग रेनी सीजन फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा। रेनी सीजन में ज्वार और बाजरा ग्रो करते हैं। रेनी सीजन क्रॉप इज कॉल्ड खरीफ। रेनी सीजन की क्रॉप को खरीफ कहा जाता है। विंटर सीजन क्रॉप इज कॉल्ड रबी। To grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping। जब एक साल में एक से ज़्यादा क्रॉप को ग्रो किया जाता है उसी पीस ऑफ लैंड पर, ठीक है, तो उसको मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। फिर है हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द लेट 1960s इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर टू कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ सीड्स। अब ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ये इंडियन फार्मर को कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1960s में। किस लिए, जब उनको व्हीट और राइस की कल्टीवेशन करनी थी हाई यील्डिंग वेराइटीज़ के सीड्स के साथ। मीन्स उनकी जो सीड की क्वालिटी थी वो अपग्रेड कर दी गई। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और सारे ही पॉइंट्स ही इंपॉर्टेंट हैं। अब हम इसके इंटरनल क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। इंटरनल क्वेश्चन में हमारा आता है पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बनता है, इज इट इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन वाई। तो इसका आंसर हमारा रहेगा, इरिगेशन फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल ओनली टू अबाउट 40% इन द कंट्री। द रेस्ट 60% लैंड आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल फॉर इरिगेशन। इसका मतलब जो है इरिगेशन कहाँ कितने परसेंट एरिया में अवेलेबल है जो अच्छे से इरिगेशन अपनी कर सकते हैं, वो है 40% इन द होल कंट्री, और जो 60% है वो रेनफॉल पर डिपेंड करते हैं। इट मीन्स दैट 60% फार्मर्स इन द कंट्री कैन नॉट अचीव द बेनिफिट ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग, क्योंकि उनकी फिर ज़मीन भी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि अगर रेनफॉल के ऊपर डिपेंड है, रेन कभी आती है कभी नहीं आती, उनके पास सिंचाई करने की, इरिगेशन करने के साधन नहीं है, तो वहाँ की लैंड भी इतनी अच्छी नहीं मिलेगी, तो वो वहाँ पर मल्टीपल क्रॉपिंग नहीं कर सकते। हैंस इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मोर प्रोडक्टिविटी द एरिया शुड बी इंक्रीज्ड अंडर इरिगेशन। इसलिए हमें अगर मल्टीपल क्रॉपिंग चाहिए तो ये ज़रूरी है कि ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, क्योंकि मल्टीपल क्रॉपिंग करेंगे तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, और इसलिए अगर हमें एरिया इंक्रीज़ करना है तो वो हम इरिगेशन के थ्रू ही कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारा आएगा पेज नंबर 5 में। पेज नंबर 5 पे ये क्वेश्चन बाद में है, पहले ये वाला क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल क्रॉपिंग एंड द मॉडर्न फार्मिंग मेथड। ठीक है, तो इसमें मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या आएगा, इट इज़ अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग। ये क्या है, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग है। मल्टीपल क्रॉपिंग पहले से ही यूज़ हो रहा है। मॉडर्न फार्मिंग में क्या आएगा, इट इज़ अ मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग। ये मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग है। अब सेकंड जो पॉइंट है हमारा, इट इंक्लूड्स ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप इन वन ईयर। इसमें हम एक क्रॉप को एक साल में ज़्यादा बार लगा सकते हैं। और इसमें इट इंक्लूड्स ग्रोइंग ऑफ वन क्रॉप वन पॉइंट ऑफ टाइम। एक टाइम में एक ही क्रॉप उगाई जाती है। दूसरी बार अगर क्रॉप उगाएंगे तो वो अगली होगी, दूसरी होगी। दिस मेथड इन्वॉल्व्स यूजिंग ऑफ ट्रेडिशनल सीड्स एंड इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। इस मेथड में जो ट्रेडिशनल सीड्स और इक्विपमेंट्स हैं वही इन्वॉल्व होंगे। दिस मेथड इन्वॉल्व्स यूजिंग ऑफ हाई यील्ड वैरायटीज ऑफ सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा। इस मेथड में जो भी हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड हैं जो ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स का हमें यूज़ करना पड़ेगा, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना पड़ेगा, ये मॉडर्न फार्मिंग में आएंगे। दस द प्रोडक्टिविटी रिमेन स्लो। इसलिए इनकी ट्रेडिशनल सीड्स और इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, प्रोडक्शन भी उनकी कम ही रहती है। तो प्रोडक्टिविटी इज़ हाई बट दिस मेथड इज़ नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली, क्योंकि बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ होता है, पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है, वहाँ की ज़मीन जो है वो ख़राब हो जाती है, प्रोडक्शन कम हो जाती है, फर्टिलाइज होना कम हो जाती है। तो उसके लिए फिर हमें और ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। थर्ड हमारा क्वेश्चन है वो आएगा, what is the working capital required by the farmer using modern farming methods? The working capital required by the farmer using modern farming methods are raw materials. इनका जो मेन कैपिटल जो लगती है वो रॉ मटेरियल्स में लगती है ज़्यादातर। HY क्योंकि लैंड तो उनकी अपनी है और लेबर वो खुद ही काम करते हैं मोस्टली, तो रॉ मटेरियल्स ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, लाइक HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा, एंड मनी टू बाय अदर आइटम्स लाइक डीजल एंड मॉडर्न मशीन्स। अगर उनको मॉडर्न मशीन का जैसे यूज़ करें, क्योंकि मॉडर्न फार्मिंग मेथड है तो मशीन्स भी उनको लेनी पड़ेगी, परचेज़ करनी पड़ेगी, तो इनका भी सारा उनका जो खर्च है, जो रिक्वायरमेंट है वो इन सब चीज़ों में होती है। नेक्स्ट हमारा है व्हाट, इसमें सजेस्टेड एक्टिविटीज़ में आएगा, व्हाट काइंड ऑफ फार्मिंग मेथड्स मॉडर्न और ट्रेडिशनल और मिक्स्ड डू द फार्मर यूज़, राइट ए नोट। अब इसमें आपको खुद जाके देखना पड़ेगा कि जिस भी आप फील्ड में जाओगे कि वहाँ पर मॉडर्न मेथड यूज़ हो रहा है, ट्रेडिशनल मेथड यूज़ हो रहा है या मिक्स्ड मेथड यूज़ हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। मॉडर्न में अगर आता है तो ये सारी चीज़ें जो अभी बताई थी वो सारी आपको अरेंज करनी है। उसके बाद ट्रेडिशनल में आपको पता है कि पुरानी तरह के जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, उनका यूज़ किया जाता है और पुराने मेथड को यूज़ किया जाता है, यहाँ पर उनको स्पेसिफाई करना है। मिक्स्ड में कि वो मॉडर्न मेथड को तो अपना रहे हैं कि वो कई फसलों को उगा रहे हैं, लेकिन हो सकता है उनका जो मेथड है वो ट्रेडिशनली हो, तो ये तीनों चीज़ें आपको वहाँ पर स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। सबको पता है इरिगेशन के सोर्सेज क्या क्या होते हैं। What are the sources of irrigation? There are many sources of irrigation nowadays. Groundwater from wells. पहले आजकल भी कई जगह निकाला जाता है वेल से पानी, ठीक है, और पहले भी निकाला जाता था, तो ये आज में भी आएगा और पिछले में भी आएगा अगर पुराने सोर्सेज आपसे पूछा जाए तो। सरफेस वाटर, सरफेस अगर वाटर है जैसे रिवर वगैरह हैं। ड्रेनेज पॉन्ड्स, अगर पॉन्ड्स वगैरह हैं जैसे गांव में तो होते हैं पॉन्ड्स वगैरह, तो वहाँ से ड्रेनेज का सिस्टम बना दिया जाए। रेन तो सबको पता है, ये तो मस्ट है, इसके बिना तो फिर हमारा ही पानी ख़त्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आएगा, हाउ मच ऑफ कल्टिवेटेड लैंड इज इरिगेटेड। अभी देखा गया है कि 52% जो है वो कल्टीवेशन, जो इरिगेशन है वो कल्टीवेटेड लैंड इज इरिगेटेड, इतना किया जाता है। तो नियरली हाफ हम इसमें इसको लिखेंगे, मेजोरिटी नहीं लिख सकते क्योंकि मेजोरिटी में 80% या इससे अबव आ जाएगा। फ्रॉम वेयर डू फार्मर्स ऑब्टेन द इनपुट्स दैट दे रिक्वायर। कहाँ से जो फार्मर हैं उनको जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो कहाँ से उस रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। अगर उनको कैपिटल चाहिए, उनको पैसे चाहिए, तो कहाँ से पूरा करेंगे। द फार्मर्स ऑब्टेन द इनपुट्स दे रिक्वायर फ्रॉम मनी लैंडर्स, कोऑपरेटिव्स एटसेट्रा। या तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो बनाई गई हैं किसानों के लिए, या तो उनसे लेंगे या फिर मनी लैंडर जो होते हैं उनसे लेंगे। लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स यूज़ देयर सेविंग्स विच इज़ रिसीव एज सरप्लस ऑफ द प्रोडक्शन। अब जो ये
लार्ज और मीडियम फार्मर होते हैं ये अपनी सेविंग जो होती है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा लैंड होती है, प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, तो अपने घर का निकाल के वो फिर बाकी मार्केट में सेल कर देते हैं। तो उसके बाद जो उनसे पैसे मिलते हैं, जो सरप्लस मिलता है, उससे वो नेक्स्ट ईयर की क्रॉप की कल्टीवेशन में उसको यूज़ करते हैं। अब पेज नंबर 7 पे है Why do so many families of farmers cultivate such small plots of land? अब यहाँ पे हम बताएंगे पिक्चर जो 1.5 है। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द पिक्चर 1.5 कैन यू शेड द लैंड कल्टिवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर। जो स्मॉल फार्मर की लैंड्स हैं उनको आपको शेड करना है। ये लार्ज और मीडियम फार्मर्स हैं, ये स्मॉल फार्मर्स हैं, ठीक है। तो इनको आप, ये लार्ज फार्मर्स हो गए, ये मीडियम फार्मर्स हो गए, ये स्मॉल फार्मर्स हो गए, तो इनको आपको शेड करना है। नेक्स्ट है व्हाई डू सो मैनी फैमिलीज ऑफ फार्मर्स कल्टिवेट सच स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। क्यों बहुत सारी फैमिली, जो फार्मर्स की फैमिली होती हैं, वो स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड पे क्रॉपिंग करती हैं, कल्टिवेटिंग करती हैं। तो क्योंकि मैनी फैमिलीज ऑफ फार्मर कल्टिवेट such small plots of land due to dividing the land among sons, brothers and other family members। क्योंकि उनकी जो लैंड है वो धीरे धीरे डिवाइड हो जाती है। मान लो उनके पास 2 हेक्टेयर है, तो वो अगर 3 भाई हैं तो वो तो 1 भी नहीं आएगी, तो ये डिवाइड होती रहती है। और उनके पास अगर 50 हैं, लार्ज या मीडियम वालों के पास 50 हैं, तो अगर 3 भी होंगे तो कितना डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए जो मोस्टली फैमिलीज होती हैं उनके पास कम लैंड होती है और वो ऐसे स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पे उनको कल्टिवेशन करना होता है। नेक्स्ट है आपका द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मर्स इन इंडिया एंड द अमाउंट ऑफ लैंड दे कल्टिवेट इज गिवन इन द फॉलोइंग ग्राफ 1.1 डिस्कस इन द क्लासरूम। अब यहाँ पे कल्टिवेटेड जो एरिया है वो मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स के लिए है। जो स्मॉल फार्मर का एरिया है वो ये है कि जो कल्टिवेटेड एरिया है वैसे तो ज़्यादा है स्मॉल फार्मर के पास 55.40 है, और मीडियम एंड लार्ज फार्मर के पास इतना है, लेकिन वो नंबर ऑफ फार्मर्स बहुत कम है, तो उनको तो इतना ज़्यादा, और ये एरिया ज़्यादा होने के बाद नंबर ऑफ फार्मर ज़्यादा हैं तो उनके पास थोड़ा थोड़ा एरिया आएगा। तो 85% नंबर ऑफ फार्मर्स हैं और सिर्फ 15% नंबर ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैं, तो उनको तो ज़्यादा आ गई लैंड और इनको बहुत कम कमाई है, ठीक है। तो इसमें ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन ये दिखानी है कि कैसे हुआ है। आगे हम आते हैं, ये हमने दिखा दिया। अगर इसमें से आप ये राइट करना चाहते हो तो ये आप राइट भी कर सकते हो। थर्ड वाला क्वेश्चन जो अभी डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने बताया था। अब पेज नंबर 9 पे है वाई आर फार्म लेबरर्स लाइक डला एंड रामकली पुअर। क्यों ये डला और रामकली जैसे फार्मर्स जो हैं वो पुअर हैं। दला गेट्स ओनली ₹160 फॉर हिज डेली वर्क इन फील्ड्स। दला को सिर्फ 160 रुपीज़ मिलते हैं अपने डेली खेतों में डेली काम करने के लिए। द मिनिमम वेजेस फॉर अ फार्म लेबरर सेट बाय द गवर्नमेंट इज ₹300 पर डे। लेकिन मिनिमम वेजेस जो है वो गवर्नमेंट ने 300 पर डे फार्म लेबरर्स के लिए सेट कर रखा है। बट देयर इज़ हैवी कॉम्पिटिशन फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबरर्स इन पालमपुर। लेकिन पालमपुर में बहुत ज़्यादा, मतलब मोस्टली सभी फार्म लेबरर्स ही हैं और इसलिए उनके बीच में हैवी कंपटीशन होता है वर्क के लिए। इसलिए जितने पैसे उनको मिल जाते हैं 160 मिले, 140 मिले, 180 मिले, तो वो उसके लिए काम करने के लिए एग्री हो जाते हैं। और क्यों भी होते हैं, क्योंकि कई बार वो मनी लैंडर से लोन भी ले लेते हैं इंटरेस्ट रेट देने के लिए, फिर उनको उनके फार्म्स में काम करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी था इसलिए मैंने उसको डॉटेड करके कर दिया। गोसाईपुर एंड मजौली आर 2 विलेजेस इन नॉर्थ बिहार आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 850 हाउसहोल्ड इन दी 2 विलेजेस। देयर आर मोर देन 250 मैन हु आर एम्प्लॉयड इन रूरल पंजाब एंड हरियाणा और इन दिल्ली, मुंबई, सूरत, हैदराबाद और नागपुर। सच माइग्रेशन इज कॉमन इन मोस्ट विलेजेस अक्रॉस इंडिया। Why do people migrate? Can you describe based on your immigration the work that the migrants of Gosaipur and Mazoli might do at the place of the destination? ये क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा था इसलिए अब हम इसका जो आंसर है सिर्फ वही डिस्क्राइब करेंगे। पीपल माइग्रेट टू बिग सिटीज़। क्यों हो जाते हैं पीपल बिग सिटीज़ में माइग्रेट, मतलब इधर से उधर क्यों चले जाते हैं, गांव को छोड़ के शहर में क्यों चले जाते हैं? बिकॉज इन सिटीज़ दे कैन फाइंड द जॉब विद गुड वेजेस विद अदर फैसिलिटीज़। मतलब उनको जॉब तो मिलती है अच्छे वेजेस में, क्योंकि वहाँ जो सिटीज़ में है वो तो जो गवर्नमेंट ने सेट कर दिया उसी के अकॉर्डिंग सैलरी मिलती है उनको। तो सबसे पहला आप इसको नंबर 1 में भी डाल सकते हैं कि जॉब विद गुड वेजेस, ठीक है। नंबर 2 अदर फैसिलिटीज़ भी उनको प्रोवाइड होती हैं, दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की गई हैं।
बट इन द विलेजेस दे आर नॉट सो मच फैसिलिटीज़, लेकिन विलेज में ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर वहाँ हॉस्पिटल बन गए हैं तो वहाँ उनको वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती। स्कूल बन गए हैं तो वहाँ वो जो स्टडी होनी चाहिए वो नहीं मिलती। तो ये फैसिलिटी नहीं वो अच्छे से ले पाते, या अपने बच्चों को नहीं भेज पाते, उनको काम ज़्यादा करवाना पड़ता है, मतलब उनको अपना खर्चा चलाना है तो बच्चों को भी काम पे लगाना पड़ता है, तो वो उन फैसिलिटीज़ को नहीं ले पाते। एंड इन विलेजेस पीपल हैव ओनली वर्क इन फार्म्स, पीपल को फार्म्स में काम करना पड़ता है। बट इन सिटीज़ दे कैन वर्क इन एनी फील्ड, उनके पास गाँव में तो सिर्फ फार्म्स में काम कर सकते हैं वो, और कहीं नहीं होता, और वहाँ कंपटीशन बढ़ जाता है। लेकिन सिटीज़ में वो किसी भी फील्ड में काम कर सकते हैं, किसी भी कंपनी में, किसी भी इंडस्ट्री में, या अपना छोटा सा बिजनेस कर सकते हैं, सब कुछ भी कर सकते हैं। सो फाइंडिंग ऑफ वर्क इज़ ऑल्सो ईजी, और काम भी उनको आसानी से मिल जाता है। अब हमारा है पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 पे क्वेश्चन है हमारा, व्हाट कैपिटल डिड मिश्रीलाल नीड टू सेट अप हिज जैगरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। एक बार अगर आप इन क्वेश्चंस को भूल गए हैं तो दोबारा से आप इसको देख सकते हैं कि इसमें से, इस पैराग्राफ में से उन्होंने ये सारे क्वेश्चन बना रखे हैं। व्हाट कैपिटल डिड मिश्रीलाल नीड टू सेट अप हिज जैगरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो मिश्रीलाल हैज़ टू परचेज अ क्रशिंग मशीन, उसको एक तो क्रशिंग मशीन परचेज करनी है, एंड टू परचेज शुगर केन फ्रॉम अदर फार्मर्स, और शुगर केन परचेज करना है अदर फार्मर्स से। हु प्रोवाइड्स द लेबर इन द केस, अब कौन लेबर उनको प्रोवाइड करता है इस केस में, तो वो मोस्टली क्या होते हैं गाँव में, लेबर कैन बी फ्रॉम हिज फैमिली, या तो बाहर से होगा या उसकी फैमिली से हो सकता है। कैन यू गैस वाई मिश्रीलाल इज़ अनेबल टू इंक्रीज हिज प्रॉफिट, क्या आप गैस कर सकते हो कि कैसे मिश्रीलाल अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने में अनेबल था। बिकॉज ही डोंट हैव हिज ओन लैंड टू कल्टिवेट शुगर केन, क्योंकि उसके पास अपनी लैंड नहीं थी, ठीक है, शुगर केन को कल्टिवेट करने की। ही हैज़ टू बाई शुगर केन फ्रॉम अदर फार्मर्स, उसको जो ये शुगर केन है वो अदर फार्मर्स से परचेज करना पड़ता था। दैट्स वाई ही इज़ अनेबल टू इंक्रीज हिज प्रॉफिट। कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन्स वैन ही माइट फेस अ लॉस, क्या आप ये भी सोच सकते हो कोई रीज़न ऐसा हो सकता है कि उसको लॉस भी फेस करना पड़े। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी हाई ओनली देन ही माइट फेस अ लॉस, अगर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा, अगर उसने मनी लैंडर से वो लिया होगा लोन, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा, जैसे पीछे बताया गया था, तो वो 24% था, तो ये बहुत ज़्यादा है, तो उसको लॉस होगा ही होगा। अगर उसने गवर्नमेंट से लिया होगा, सोसाइटी से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से या बैंक से लिया होगा, तो उस केस में उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सकता है। वाई डज मिश्रीलाल सेल हिज जैगरी टू ट्रेडर्स टू शाहपुर एंड नॉट इन हिज विलेज, क्यों वो शाहपुर के ट्रेडर्स को अपना जैगरी बेचता था, विलेज में क्यों नहीं बेचता था। मिश्रीलाल सेल्स हिज जैगरी टू ट्रेडर्स इन शाहपुर बिकॉज द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इज अवेलेबल, क्योंकि जब उसके पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है तो वो शाहपुर में जाके मार्केट में ज़्यादा पैसों में अपना काम करेगा, कम पैसों में क्यों करेगा। देन द विलेज अवेलेबल एंड द प्राइस, जो प्राइस है वो हाई है, ठीक है, हाई देन द विलेज, विलेज से ज़्यादा अच्छे हैं। दस ही प्रेफर्स द शाहपुर ट्रेडर्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज इज करीम्स कैपिटल एंड लेबर डिफरेंट फ्रॉम मिश्रीलाल। अब नेक्स्ट हमारा जो पैराग्राफ है करीम के बारे में है, ये जो पैराग्राफ है इसके बारे में हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो इन व्हाट वेज इन करीम्स कैपिटल एंड लेबर डिफरेंट फ्रॉम मिश्रीलाल, बिकॉज मिश्रीलाल डज नॉट हैज़ हिज ओन लैंड, मिश्रीलाल के पास अपनी लैंड नहीं थी, बट करीम हैज़ हिज ओन लैंड टू ओपन द शॉप, लेकिन करीम के पास शॉप ओपन करने के लिए उसकी लैंड थी, उसने घर अब जो ये हमने पढ़ लिया कि मिश्रीलाल डज नॉट हिज ओन लैंड एंड बट करीम हैज़ हिज ओन लैंड टू ओपन द शॉप, तो उसने अपनी, उसके पास लैंड थी, अपने घर के सामने उसने शॉप ओपन कर ली और उसने उसको इसके लिए रेंट भी नहीं देना पड़ा। नेक्स्ट जो पॉइंट बना सकते हैं वो ये है, मिश्रीलाल्स ऑक्यूपेशन या वर्क इज़ डन बाय मैनी पीपल इन द विलेज, मिश्रीलाल का जो ऑक्यूपेशन था वो विलेज में बहुत सारे लोग करते थे, लेकिन जो करीम था, बट द करीम्स आइडिया वॉज इनोवेटिव, उसका आइडिया बिल्कुल इनोवेटिव था, एंड ही इज़ द ओनली फॉर दैट वर्क इन द विलेज, और वही ऐसा था जो विलेज में इस काम को कर सकता था या करता था, क्योंकि हो सकता है उसने अभी अभी ये कोर्स किया हो, कंप्लीट किया हो, तो ये उसका आइडिया भी इनोवेटिव था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है, व्हाई डिडंट समवन स्टार्ट अ कंप्यूटर सेंटर अर्लियर, डिस्कस द पॉसिबल रीज़न। अब पहले किसी ने कंप्यूटर सेंटर क्यों नहीं ओपन किया, ये पॉसिबल रीज़न हमें इसके बताने हैं। परहैप्स नो वन वॉज दी एजुकेटेड लाइक हिम, हो सकता है पहले मतलब उस जैसा कोई एजुकेटेड ना हो, क्योंकि इन हाउ मैनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इज़ किशोरा इन्वॉल्व, कितनी
प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में किशोरा जो था वो इन्वॉल्व था। मेनली प्रोडक्शन एक्टिविटी वाज मिल्क या डेयरी फार्मिंग ऑफ हिज ओन। अपनी उसकी तो मिल्क एक्टिविटी, तो जो प्रोडक्शन एक्टिविटी थी किशोरा की वो मेनली प्रोडक्शन एक्टिविटी वाज थी मिल्क या डेयरी फार्मिंग ऑफ हिज ओन, उसकी डेयरी फार्मिंग। क्योंकि जो फार्म में वो एक्टिविटी करता था, चाहे वो प्रोडक्शन एक्टिविटी थी, लेकिन वो उसकी नहीं थी, वो उसके लैंडर की थी। तो उसकी अपनी जो प्रोडक्शन एक्टिविटी मानी जाएगी वो डेयरी फार्मिंग मानी जाएगी। वुड यू से दैट किशोरा हैज़ बेनिफिटेड फ्रॉम बेटर रोड्स इन पालमपुर? क्या किशोरा का बेनिफिट हुआ पालमपुर में बेटर रोड की जो फैसिलिटी थी उससे? यस, ही हैज़ बेनिफिटेड फ्रॉम बेटर रोड्स इन पालमपुर बिकॉज आफ्टर परचेजिंग ऑफ बफलो ही वेंट फॉर सेलिंग मिल्क इन अनदर विलेज। तो वो दूसरे विलेज में या छोटे से टाउन में जाता था अपने वो बफलो का मिल्क सेल करने के लिए। एंड ही कम बैक, और वापस आ जाता था। लेकिन कई बार क्या होता था कि वो आते हुए ही ब्रिंग क्ले फ्रॉम देयर, कई बार जो गंगा रिवर की तरफ अगर वो जाता तो वो क्ले वहाँ से ले आता और वहाँ विलेज में आके उसको सेल कर देता था। एंड समटाइम्स ही वेंट टू शाहपुर, कई बार वो शाहपुर जाता विद अ लोड ऑफ जैगरी, अलग से जैगरी का लोड लेकर, एंड अर्न मोर मनी, और इससे वो जो बहुत ज़्यादा अलग से मनी अर्न करने लगा था। तो ये हमारे जो हो गई, ये हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी कर लिए चैप्टर 1 के, और हमने इंटरनल क्वेश्चंस भी कर लिए। जो इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन हैं उनके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो प्लीज़ आपको अगर टेक्सचुअल क्वेश्चन की ज़रूरत है तो वहाँ से आप राइट कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन कहीं गूगल में से नहीं है, ये मेरी अपनी लैंग्वेज के हैं आंसर। अगर आप अपनी फेयर नोटबुक में भी इनको राइट डाउन करते हो और उनको लर्न करते हो तो टीचर को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।